हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज हम 13 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने बौद्ध विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शंस हैं थाईलैंड, जापान, म्यांमार या मलेशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए और समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में और क्या फैक्ट्स हैं। गुजरात सरकार ने बौद्ध विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए थाईलैंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ये हमने देख लिया। गुजरात और थाईलैंड ने गुजरात में बौद्ध मूर्त और अमूर्त विरासत के संरक्षण, संवर्धन और विकास में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। गुजरात पर्यटन और थाईलैंड की बोध गया विद्यालय 980 संस्थान के बीच भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का कौन सा संस्करण 9 से 10 दिसंबर के बीच को भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चौथा। तो ये चौथा सेशन हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में और जान लेते हैं, और क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया उन्होंने। भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2024 का आयोजन 9 से 10 दिसंबर 2024 को भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इस पहल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिटी और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के समर्थन प्राप्त है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इन योजनाओं से, यानी कि ये जो चौथा संस्करण है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का, इससे कौन से मंत्रालय संबंधित हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इनको इससे समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन टेस्ट ट्रैक पूरा किया है। ऑप्शन है IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IISc बेंगलुरु, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी IIT दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जान लेते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने PMGAYG को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है। ऑप्शन ए वित्त वर्ष 2027 से 28, वित्त वर्ष 2029-30, वित्त वर्ष 2031-32, वित्त वर्ष 2028-29। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वित्त वर्ष 2028-29 तक को बढ़ाने का इसको फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये योजना कब चालू की गई थी। 2016 में ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMYG शुरू की गई थी। इसके साथ ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य 2028-29 तक अतिरिक्त 2 करोड़ से अधिक घरों को निर्माण करना इसका उद्देश्य है। इस योजना का कि 2028-29 तक जो अब तक घर बन गए उनके अलावा 2 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। और देख लेते हैं क्या है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास प्राप्त कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अल बाशिर को निम्नलिखित में से किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है इराक, ऑप्शन बी जॉर्डन, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी इजराइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीरिया। तो हाल ही में मोहम्मद अल बाशिर को सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। मोहम्मद अल बाशिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साजी एन करुण को 2023 के JC डैनियल पुरस्कार के लिए चुना गया है। साजी एन करुण एक प्रतिष्ठित डैश हैं, तो ये बताना है कौन है साजी एन करुण जिनको कि JC डैनियल पुरस्कार मिला है। फिल्म निर्माता, अभिनेता, गायक
या फिर लेखक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिल्म निर्माता। तो जो साजी एन करुण हैं, इनको हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार मिला है। ये कौन है? एक फिल्म निर्माता हैं। इनके बारे में और जान लेते हैं। प्रसिद्ध निर्माता, फिल्म निर्माता साजी एन करुण को 2023 के लिए केजी जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार मलयालम सिनेमा में उनके आजीवन योगदान को मान्यता देता है। यह पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा स्थापित मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। तो ये मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को डैश सेना अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है। तो आपको बताना है किन सेना अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है। ऑप्शन हैं ट्रांसजेंडर, विकलांग, महिला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुरुषों को तो पहले से सेना अधिकारियों में स्थायी कमीशन प्राप्त है, पर अब ये आपको बताना है कि ट्रांसजेंडर, विकलांग या महिला में से किसको स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महिला। तो महिला सेना अधिकारियों को अब स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। निर्देश दिया है केंद्र सरकार को कि वह महिला सेना अधिकारियों को स्थायी कमीशन दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया है। यह फैसला न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया है। इस शीर्ष अदालत ने आगरा में आर्मी डेंटल कोर में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात एक महिला अधिकारी की अपील पर यह फैसला सुनाया है। उन्होंने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT क्षेत्रीय पीठ लखनऊ की जनवरी 2022 के आदेश को चुनौती दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? ऑप्शन हैं IIT दिल्ली, IIT पटना, IIM अहमदाबाद, IIT मद्रास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, IIT मद्रास। तो हाल ही में IIT मद्रास पहला शोध संगठन बन गया है जिसने कि भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवि जारी की है। इसके बारे में और जान लेते हैं। भ्रूण के मस्तिष्क की सबसे विस्तृत 3D उच्च रेजोल्यूशन वाली छवियां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास द्वारा लॉन्च की गई है। इसे IIT मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। ये भी याद रखना है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर के द्वारा। यह ब्रेन मैपिंग तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा और भारत को ब्रेन मैपिंग विज्ञान की वैश्विक लीग में स्थान दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। कितने प्रदान किए हैं आपको ये बताना है। 34, 45, 32 या 54। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 45। तो राष्ट्रपति ने 45 पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसके बारे में और जान लेते हैं। राष्ट्रपति ने विभिन्न श्रेणियों में चुने गए 45 पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें सतत और समावेशी विकास के क्षेत्रों में उनके अनुकरणीय योगदान को मान्यता दी है। तो जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, समावेशी विकास कर रहे हैं, उनको ये अवार्ड दिए गए हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। माननीय केंद्रीय पंचायती राज मंत्री यानी कि हमारे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? श्री राजीव रंजन सिंह। इनके द्वारा पुरस्कार विजेता पंचायतों के कार्यों पर सर्वोत्तम अभ्यास नामक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है। यह पुस्तिका पुरस्कार विजेता पंचायतों की नवीन और प्रभावशाली प्रथाओं का दस्तावेजीकरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान का समापन कब हुआ? ऑप्शन हैं 11 दिसंबर, ऑप्शन बी 9 दिसंबर, ऑप्शन सी 8 दिसंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया?
और उसी पर यह हमारा शौचालय हमारा सम्मान दिवस अभियान चलाया गया। तो ये कब हुआ है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और उसी दिन इस अभियान को चलाया गया है, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के अवसर पर स्वच्छता को सम्मान और मानव अधिकारों के साथ जोड़ते हुए हमारा शौचालय हमारा सम्मान अभियान का समापन हुआ। अभियान के तहत पिछले 3 हफ्तों में 3.35 लाख से अधिक नए व्यक्तिगत घरेलू शौचालय स्वीकृत किए गए और 1.54 लाख से अधिक सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का मूल्यांकन और कार्यात्मक रूप से सुधार किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल को स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित 3 सप्ताह की पहल में देश भर में 50,500 से अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से 38 लाख से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त हुआ। और भी क्वेश्चंस देखते हैं हम इसके साथ ही। अब कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से किस स्थान पर नियंत्रण के लिए हुआ था? जो भारत के इतिहास में यानी कि जो मिडाइवल हिस्ट्री है हमारी, यानी कि मध्यकालीन इतिहास है, इसमें एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष की पूछी जा रही है कि ये किस स्थान पर नियंत्रण के लिए हुआ था? कन्नौज, पाटलिपुत्र, दिल्ली या वाराणसी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कन्नौज गंगा के मैदान में एक समृद्ध और सामरिक महत्व वाला क्षेत्र था। इसी के साथ इसे उत्तर भारत का गेटवे भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तर भारत का गेटवे किसको कहा जाता है? कन्नौज को। इस संघर्ष में 3 वंश शामिल थे। कौन कौन से थे? बात कर लेते हैं। पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश। इसके साथ ही एक चीज़ और याद रखना, जो इनके संस्थापक हैं। इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट का संस्थापक दंतीदुर्ग। प्रतिहारा वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। और पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है कि उसने कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, इसके लिए हम उसको महत्वपूर्ण मान रहे हैं। ऑप्शन हैं गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महेंद्रपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। तो धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। अब ये महत्वपूर्ण क्यों थे? क्योंकि इन्होंने निर्माण करवाया था किस चीज़ का? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का इन्होंने विमोचन किया था। ठीक ऐसी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, इसका विमोचन किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने करवाया था। ठीक, जिसको बख्तियार खिलजी ने बाद में तहस नहस करवा दिया था उसको। और देख लेते हैं इनके बारे में फैक्ट्स और देख लेते हैं। धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार के लिए प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। ठीक है। कन्नौज की सभा आयोजित कर अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में धर्मपाल ने कई बौद्ध मठों का निर्माण करवाया। ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिहार वंश के किस शासक ने कन्नौज पर अधिकार प्राप्त किया? नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज या रामभद्र? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिहिर भोज। तो मिहिर भोज ने कन्नौज पर अधिकार प्राप्त किया था। और ये किस वंश के हैं? प्रतिहार वंश के हैं। और ये प्रतापी राजा थे अपने वंश के, सबसे ज़्यादा फेमस यही थे। इस प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने की थी। ये भी साथ के साथ याद रखना। मिहिर भोज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मिहिर भोज को आदि वराह, मिहिर भोज को क्या कहा जाता है? आदि वराह की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो इन्हें आदि वराह भी कहा जाता है। इन्होंने प्रतिहार वंश को अत्यधिक
शक्ति और स्थिरता प्रदान की थी। इनके शासनकाल में कन्नौज पर प्रतिहारों का मजबूत नियंत्रण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो अब यहाँ पर पूछा गया प्रभावशाली शासक किसका, कौन से वंश का? राष्ट्रकूट वंश का। ऑप्शन हैं धनराज, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष प्रथम या कृष्ण प्रथम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोविंद तृतीय। अब ये प्रभावशाली क्यों थे? क्योंकि इन्होंने पाला को भी हराया था और प्रतिहारों को भी हराया था, इसलिए प्रभावशाली शासक थे। और ये मत भूलना कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे संस्थापक? दंती दुर्ग थे। ठीक है, ये महाराष्ट्र वाली साइड में इन्होंने अपना रूल कर रहे थे। गोविंद तृतीय की बात कर लेते हैं। गोविंद तृतीय के कन्नौज के लिए प्रतिहारों और पालों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी, जैसा कि मैंने बताया। इनका शासनकाल राष्ट्रकूट साम्राज्य के लिए उत्कर्ष का समय था। इन्होंने दक्षिण और उत्तर भारत के बीच राजनीतिक संपर्क स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष का ऐतिहासिक महत्व क्या है? कन्नौज की निर्णायक विजय, सामंती व्यवस्था का विस्तार, दक्षिण और उत्तर भारत का एकीकरण या विदेशी आक्रमणों की समाप्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामंती व्यवस्था का विस्तार। और जान लेते हैं, इस संघर्ष के कारण उत्तर भारत में शक्तिशाली सामंती सरदारों का उदय हुआ था। साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गए, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। संघर्ष ने भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। तो क्या हुआ था, इस ट्रिपटेड स्ट्रगल यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष था, इससे सामंती सरदार का उदय हुआ था और छोटे छोटे राज्यों में हमारा जो साम्राज्य था वो बढ़ गया था। तो ये हमने 5 क्वेश्चंस देखे। इसी प्रकार से हम हर एक करंट अफेयर्स का सेशन होगा, उसके बाद में हर एक टॉपिक से कोई टॉपिक उठाकर उसमें से 5 क्वेश्चन स्टैटिक के भी क्या करेंगे और 10 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स की भी राह करेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।